नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर दत्त शर्मा और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बीएड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। वर्ष 2020 का बीएड का क्वेश्चन पेपर यहाँ हमने सॉल्व करना शुरू किया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, पार्ट वन। इस पार्ट वन में हम क्या करेंगे, जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है, साथ में इंग्लिश वाला सेक्शन है और हिंदी वाला सेक्शन है, यहाँ पे हम उसको थॉरोली कवर करेंगे। तो कवर करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेंशन किया था मुझे मेंशन किया था उन्होंने कि आपने एक क्वेश्चन गलत पढ़ा दिया है, मतलब एक क्वेश्चन का आपने गलत उत्तर दे दिया है कमीशन वाले सेक्शन में। तो मैंने क्रॉस चेक किया, तो ये क्वेश्चन था 2016 का क्वेश्चन पेपर था और इसमें क्वेश्चन नंबर 112 112 क्वेश्चन नंबर 112 था। ये क्या बोला था कि दिलौर कमीशन रिपोर्ट इज नोन बाय, दिलौर कमीशन रिपोर्ट इज नोन बाय। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए थे। लर्निंग द ट्रेजर विद इन, फर्स्ट ऑप्शन ये था। सेकंड ऑप्शन था एजुकेशन टुडे एंड टुमारो, और उसके बाद था एजुकेशन टू बी, और उसके बाद था एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन थे और इसका सही उत्तर क्या था, मैंने क्या कहा था आपको ऑप्शन, मैंने इसका सही उत्तर बताया था एजुकेशन टू बी, इसका आपको मैंने सही उत्तर बताया था। जबकि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है दोस्तों। ए क्या ऑप्शन था, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो ये एक करेक्शन थी। मैं आपको थोड़ा सा, यदि मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेट से दिखाऊं तो एक मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ देखिए, इसमें मैंने ये जो अभी आपके सामने जो ये वेबसाइट विजिबल हो रही है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आप देख सकते हो लर्निंग द ट्रेजर विद इन कॉमनली रेफर टू एज दिलौर रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये साफ साफ कह रहा है लर्निंग द ट्रेजर विद इन कॉमनली रेफर टू एज दिलौर रिपोर्ट। एक बात आपको और क्या रखनी है इसमें ध्यान, देखिए इसको पूरा पढ़िए। पर्पज ऑफ द होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड विजन ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन paradigms of lifelong learning and the four pillars of learning, to be, to know, to do and to live together। इसके चार पिलर्स हैं। कौन कौन से पिलर्स हैं इसके? चार पिलर्स हैं, लर्निंग टू बी, टू नो, टू डू एंड टू लिव टुगेदर। अब देखिए, मैंने आपको जो आंसर बताया था, मैंने एक्चुअली इसमें पर्टिकुलर मैंने किसी दूसरी वेबसाइट से देखा था। तो यहाँ पे होता क्या है, थोड़े से आपकी जो वेबसाइट है ना, वो भी थोड़ा मतलब आपको अच्छे से रिसर्च करनी होती है। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गलती रही है। मैंने इसी पोर्शन को देखा, लर्निंग टू बी, इसी पोर्शन को मैंने देखा और मैंने इसको शायद ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये इस वाली साइड से मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने किसी दूसरी साइड से पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा था वो लर्निंग टू बी, तो इस हिसाब से मैंने आपको आंसर बताया एजुकेशन टू बी इसका सही उत्तर होगा। जबकि एजुकेशन टू बी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका यदि आपको ऑप्शन में आता भी है दिलौर कमीशन, तो लर्निंग टू बी यदि आपको पर्टिकुलर आता है, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू बी भी नहीं इसका होगा। लर्निंग टू बी किसका है? लर्निंग टू बी है एडर फॉर रिपोर्ट ऑन एजुकेशन, एडर फॉर रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। इसी क्वेश्चन पेपर में 120 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, उसका है लर्निंग टू बी। ठीक है, उसकी रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? लर्निंग टू बी के नाम से जाना जाता है। तो इसका यदि आपको पर्टिकुलरली वहां बोले कि जो दिलौर कमीशन है उसके चार पिलर में से या फॉलोइंग ऑप्शन में से जो दिलौर कमीशन के चार पिलर्स हैं, उनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा पिलर दिलौर कमीशन का है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिए होंगे लर्निंग टू बी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, या फिर लर्निंग टू कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं, वहां से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी करेक्शन थी जो आपको करनी थी। तो जिस तरह से मुझे सब्सक्राइबर में जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे ये मेंशन किया, इससे साफ साफ पता चलता है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी के ऊपर भी, कोई भी जो यूट्यूबर है जो भी इसकी वीडियोस बनाता है, यदि कहीं भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो आपने खुद से सर्च करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो आपने खुद से सर्च करना है। तो जैसे कि उन्होंने सर्च भी किया और उनके सर्च करने की वजह से देखिए हमारा ये क्वेश्चन भी करेक्ट हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, आप सीरियसली मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, ये एक छोटी सी करेक्शन थी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे और थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी करेक्शन वाला, अब मैंने क्या किया है, उसके जिन्होंने मुझे ये करेक्शन के लिए बताया था उनके कमेंट को मैंने हाईलाइट किया है। तो आपने हाईलाइटेड कमेंट ज़रूर देख लेने हैं कि हर एक वीडियो के नीचे यदि मैंने क्या कोई कमेंट मैंने हाईलाइट तो नहीं किया है, या मैंने कोई कमेंट तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैंने कुछ, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होता क्या है, मैं कुछ पढ़ाता हूँ आपको, तो उससे क्या होता है, कई बार बोलते बोलते गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो मैं कुछ बोलता मैं सही हूँ और गलती से लिख में कुछ और देता हूँ। ऐसा बहुत बार होता है ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि आपको सही करेक्ट करने वाला कोई नहीं होता, आपको खुद को खुद ही करेक्ट करना होता है। तो बाद में पता चलता है जब वीडियो अपलोड हो जाती है कि हाँ, इसमें यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत थी। तो यदि कोई करेक्शन की ज़रूरत होगी तो आपने हर एक वीडियो के सेक्शन में आपने कमेंट सेक्शन एक बार ज़रूर चेक करना है। यदि कोई वहाँ पे कोई क्वेश्चन में कोई गलती हुई होगी या कोई भी कोई करेक्शन वीडियो में होगी, वहाँ पे आपको अपडेट उसका मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2020 है उसके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है
उसमें जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है वो किस तरह से आपसे पूछा गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको जो पढ़ने के लिए स्क्रीन पे आसानी रहे, ठीक है। ओके, हाँ, ये क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज एलोरा एंड अजंता। एलोरा एंड अजंता किसे कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसरूर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक और इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जामिनर, वो क्या है? वो है कि हिमालय, अजंता ऑफ हिमालयाज किसे कहा जाता है? ये ध्यान रखना, अजंता ऑफ हिमालयाज, AJANTA, अजंता ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज। अजंता ऑफ हिमालयाज किसे कहा जाता है? ताबो को, TABO, ताबो को, ठीक है। अजंता ऑफ हिमालयाज किसे कहा जाता है? ताबो को, जो कि लाहौल एंड स्पीति में है और जिसे फाउंड किया गया था 1996 AD में, ठीक है। 1996 नहीं, 996 AD में, ठीक है। ये कहाँ है? ताबो में। ताबो और में कहाँ है? लाहौल एंड स्पीति में, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? अजंता ऑफ हिमालयाज। देखिए वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, अजंता एक है अजंता ऑफ हिमालयाज, दूसरा है अजंता एंड एलोरा, अजंता एंड एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अजंता और एलोरा एंड एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश जब से आपसे पूछेगा तो उसमें आपने मसरूर पे टिक करना है। यदि आपसे सिर्फ वो अजंता ऑफ पूछेगा, अजंता ऑफ हिमालयाज पूछेगा, पर्टिकुलरली हिमालयाज, तो उसमें आएगा ताबो, ठीक है। यदि वो आपसे पूछे व्हाट एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो उसमें भी आपका क्या आएगा? मसरूर आएगा। तो इस तरह से थोड़ी वर्डिंग के साथ आपको देखना है कि वर्डिंग का भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ में यदि थोड़ा सा आपको अजंता एंड एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में बताऊं तो ये मसरूर रॉक कट टेम्पल, ठीक है। मसरूर में भी किसे कहते हैं? ये मसरूर को, मसरूर रॉक कट टेम्पल को, एक रॉक कट टेम्पल, बहुत खूबसूरत सा रॉक कट टेम्पल है। तो ये जो किसको डिवोटेड है? राम, लक्ष्मण और सीता को डिवोटेड है, ठीक है। 15 टेम्पल्स का ये क्या है? एक ग्रुप है, ठीक है। मसरूर में है ये, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सिंक्लाइन वैली इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अनुदैर्य श्लेष घाटी को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दून वैली, ठीक है। अब ये आप पूछोगे कि लॉन्गिट्यूडनल सिंक्लाइन वैलीज क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको जियोग्राफी की थोड़ी सी टर्म है, ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको रटाना मारना पड़े, आप थोड़ा समझ के पढ़ें चीज़ों को। तो देखिए ये क्या होती है? ये ऐसे कुछ पहाड़ होते हैं, आपको पता है, ऐसे कुछ पहाड़ होते हैं, ठीक है। ये पहाड़ होते हैं और ये पहाड़ काफ़ी, जो ये पहाड़ है ऐसे पीछे तक होते हैं, ये ऐसे देखिए, इनकी चोटियाँ ऐसी होती है, ऐसे पीछे तक फैले होते हैं, काफ़ी पीछे तक फैले होते हैं, ठीक है। इन ऐसे काफ़ी पीछे तक फैले होते हैं ये ऐसे, ठीक है। ये तो ये क्या है? ढलान है, इस पहाड़ की ढलान है, ऐसी पहाड़ की ढलान है, ये सारी पहाड़ की ढलान। तो इसमें जो ये नीचे वाली वैली है ना, ये नीचे वाली क्या होता है? कई बार ऐसी एक फ्लैट लैंड बन जाता है, दोनों पहाड़ों के बीच में ऐसे एक फ्लैट लैंड बनता है। और जो ये फ्लैट लैंड होता है ना, ये काफ़ी लंबा होता है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी लंबा है ये, ठीक है। और है भी कैसा? फ्लैट लैंड। और फ्लैट लैंड ऐसा नहीं है ये जैसे पंजाब वाले एरिया है हमारे, बिल्कुल प्लेन है, ये ऐसा नहीं है। इसके आसपास क्या है? इसके आसपास पहाड़ है। देखिए यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पे भी पहाड़ है, और इन पहाड़ों के बीच में एक वैली टाइप बन गई है। और ये वैली कैसी है? काफी लंबी वैली है, इसलिए इसे कहा गया है लॉन्गिट्यूडनल सिंक्लाइन वैली, ठीक है। इसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल सिंक्लाइन वैली। तो इसे और क्या कहा जाता है? इसे इन वैलीज को हिमालयाज में किस नाम से जाना जाता है? दून्स के नाम से। जो देहरादून आपने सुना होगा, ठीक है, वो भी क्या है? इसी टाइप का एक दून है देहरादून। उसमें क्या है? आसपास काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बीच में एक आपकी प्लेन्स एरिया है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? हु वॉज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट हिमाचल प्रदेश विधानसभा, ठीक है। फर्स्ट हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कौन स्पीकर थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयवंत राम। देखिए फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, इंटरनेट से क्या सर्च करना है आपने? फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसकी आपने अपने पास लिस्ट बना देनी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश से एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेंगे वो, कि हिमाचल प्रदेश का पहला स्पीकर कौन है, या फिर पहला डिप्यूटी स्पीकर कौन है, इस तरह से, या फिर पहला चीफ जस्टिस कौन था, सॉरी हाई कोर्ट का जज कौन था पहला, ठीक है। इस तरह से जो फर्स्ट हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है, या फिर हिमाचल प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, जो 2021 में भी पूछा गया था आपसे, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट वाले आपको एक लिस्ट बना के रखनी है अपने पास, वो लिख लेने हैं। उससे देखना आप डेफिनेटली, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब ओके, थोड़ा सा वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा काफ़ी नीचे की ओर काफ़ी नीचे आ गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्या कहलूर राज्य किसने स्थापित किया था, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीरचंद, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए किसने, कौन सा राज्य स्थापित किया,
ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि 2021 में क्या पूछा गया था आपसे कि नूरपुर, ठीक है, नूरपुर की स्थापना किसने की थी? देखिए ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या पूछा है? कैलूर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो इस तरह से आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो रियासतें हैं, किसने स्थापित की थी? ठीक है, ये सभी भी आपको पता होना चाहिए हर एक का। तो ये कहाँ से फॉलो करना है आपने? हिमाचल दर्पण से आप फॉलो कर सकते हो इसको, या कोई जो हिमाचल दर्पण बेसिक सी किताब है जिसको पढ़ के आप इसको फॉलो कर सकते हो। और यदि कोई और बुक भी फॉलो करता है तो इसमें पर्टिकुलरली इस पोर्शन को आप जरूर कवर करके जाइएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश? तो आपको पता है धामी मूवमेंट हुआ था हिमाचल प्रदेश में, उसके लीडर कौन थे? भगमल सौंठा उसके लीडर थे। ऑप्शन डी। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है जी? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, चंबा में है जी ये। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको याद कर देनी है। ठीक है, ये देखेंगे आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच स्विस ऑफिशियल फॉर्मली डिक्लेयर खजियार एज मिनी स्विट्जरलैंड? ठीक है, विच स्विस ऑफिशियल फॉर्मली डिक्लेयर्ड किस खजियार को किसने औपचारिक रूप से जो है किस स्विस अधिकारी के द्वारा औपचारिक रूप से मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया था? तो वैली टी ब्लेजर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है? आप सभी को पता भी होगा, ये किसका है? हमीरपुर का है। और कितना है ये लिटरेसी रेट? 88.15। ठीक है, 88.15%। ठीक है, और ये 88.15 है, ये किसके अकॉर्डिंग है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, क्योंकि नए सेंसिस अभी हुए नहीं है। 2021 में होने थे, 10 साल बाद जो नए सेंसिस है वो होते हैं हमारे देश में, पर कोविड की वजह से नहीं हुए हैं। जैसे ही नए सेंसिस होते हैं तो ये आंकड़ा जो है फिर से मॉडिफाई होगा, तब तक आप इसी आंकड़े के साथ जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ठीक है, ये कहाँ पे है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है बैमलोई में। बैमलोई कहाँ है? जो शिमला में रहते हैं उनको पता होगा, बैमलोई है शिमला में। ठीक है, शिमला में है ये। बैमलोई में कहाँ पे? शिमला में। तो कई बार वो क्या पूछता है आपसे, कई बार आपको पूछेगा इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस तरह से पूछेगा, तो उसमें आपने शिमला टिक कर देना है। अगर पर्टिकुलर स्पेस मेंशन है तो वहाँ पे आपको बैमलोई पे टिक करना है। ठीक है, विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द कालका शिमला रेलवे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि कालका शिमला रेलवे को किसने इनॉग्रेट किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बिजली महादेव? बिजली महादेव टेम्पल कहाँ है जी? कुल्लू में बिजली महादेव टेम्पल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विच वन इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? ये आप सभी को पता होगा कहाँ है, रेणुका लेक है। और मैन मेड लेक मतलब एक होती है प्राकृतिक लेक जो खुद से बनी हुई है, प्रकृति के द्वारा बनी हुई है, वो है रेणुका। और एक होती है मानव निर्मित लेक जिसे मैन मेड भी कहा जाता है और आर्टिफिशियल भी कहा जाता है। वो कौन सी सबसे बड़ी? गोविंद सागर झील है जी। तो ये रेणुका झील कहाँ है? सिरमौर में। और गोविंद सागर झील कहाँ है? हमारी बिलासपुर में। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन विच मंथ इज श्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? श्री फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी में, आपका श्री फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी में। ठीक है, जिसे हम माघ भी कहते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है आपको हिंदी में पूछ लेता है वो, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, तो उसमें क्या करना है आपको? माघ टिक करना है। हु इज द ऑथर ऑफ, ये क्या कह रहा है? मिलिंद पहो के ऑथर कौन है जी? क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या उत्तर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ए उत्तर है जी, नागसेन इसके ऑथर है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? देखिए, फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश, 2 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ से। फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो कौन है ये? एस चक्रवर्ती आपके क्या है? फर्स्ट गवर्नर है। तो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स इज, जो आर्म्ड फोर्स होती है उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है जी? क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 का क्या होगा? राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट इसका सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम एरिया अंडर द क्रॉप्स इन इंडिया इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ? तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, जो भारत में जितनी भी खेती के लिए भूमि का यूज किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा भूमि में जो कल्टीवेशन लैंड है, मतलब जिसमें खेती की जाती है, उसमें सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइस। ऑप्शन बी राइस, इसमें राइस उगाया जाता है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। लाइफ ऑफ आरबीसी, देखिए ये आपसे किससे पूछा गया प्रश्न? ये पूछा गया आपसे जनरल साइंस से, आपसे प्रश्न पूछा गया। तो आरबीसी की कितनी लाइफ होती है? आरबीसी की लाइफ होती है देखिए 120 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करूं, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करूं, तो इसकी लाइफ कितनी होती है? 12 से लेकर 20 डेज तक की इसकी लाइफ होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सुब्रोतो कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये आएगा आपका फुटबॉल के साथ। देखिए ये वाली जो कप है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? इन कप को याद कर लेना है।
कि कौन से कप किसके साथ रिलेटेड है। देखिए मैं क्या करूँगा, अपने जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया है, वहाँ पे ये स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ जाइए और इस स्पोर्ट्स वाले सेक्शन की एक PDF डालूंगा मैं वहाँ पे, ठीक है। उस PDF को जरूर पढ़िए। उसमें मैं क्या करूँगा कि कौन सा जो गेम है, वो जो कौन सा कप है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है, एक तो मैं वहाँ पे वो डालूंगा। और दूसरी बात कि कौन सा अवार्ड, ठीक है, कि कौन सा अवार्ड कौन सी फील्ड में मिलता है, एक मैं वहाँ पे वो डाल दूंगा। तो यदि किसी बार अरिहंत से कोई पढ़ता है तो अरिहंत में आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में दिया होता है ये। और यदि कोई लूसेंट को फॉलो करता है तो लूसेंट में भी ये चीज़ दी होती है। यदि ये दोनों बुक्स आपके पास है तो आपको अपनी बुक्स में भी ये मिल जाएंगे। यदि नहीं है तो आप क्या करना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर से ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब बात करते हैं, हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। देखिए फर्स्ट इन इंडिया तो फर्स्ट इन हिमाचल तो इंपॉर्टेंट है ही है, फर्स्ट इन इंडिया भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इंडिया का फर्स्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इन क्या है, HJ कानिया इसके जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। अब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट नोवेल रिटन बाय सुनील गंगोपाध्याय इज, अब देखिए सुनील गंगोपाध्याय इज कौन सी है, ये आत्म प्रकाश सेल्फ रिवेल्युएशन, ठीक है, ये इनकी क्या है फर्स्ट नोवेल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आप पूछ सकते हैं कि ये तो बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है भाई, इसको कहाँ से पढ़े हम, ये कैसे पढ़े। देखिए कुछ एक क्वेश्चन तो आपको इसमें आएंगे ही आएंगे ऐसे जो आपको परेशान करेंगे, ठीक है। तो आपको यदि आपके जनरल नॉलेज सेक्शन में 20+ मार्क्स बन रहे हैं तो मतलब आपका एक डिसेंट स्कोर है, काफ़ी अच्छा स्कोर है आपका अगर आपके 20+ बन रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो थोड़े उठपटांग से पूछ लेंगे ये हालांकि ये उठपटांग नहीं है, ये थोड़ा किससे रिलेटेड होगा, ये करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। जो करंट अफेयर को डीपली फॉलो करते हैं वो उन्हें ये सब चीज़ें पता होंगी। तो क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता है B.Ed के एग्ज़ाम के लिए कि पूरी करंट अफेयर को हम फॉलो करें, तो कुछ एक क्वेश्चन आपसे मिस होने के चांसेस हैं। तो 4-5 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेंगे जिसको आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप चाहे स्टैटिक पोर्शन को जितना मर्जी कवर कर लो, तो कुछ एक करंट अफेयर से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यदि आपके 20+ बन रहे हैं जनरल नॉलेज में तो डिसेंट स्कोर है आपका, मतलब ठीक स्कोर है वो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, हु हैड पॉपुलराइज्ड द इंडियन क्लासिकल डांस इन अब्रॉड, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेश में किसने लोकप्रिय बनाया था, कि उदय शंकर जी ने, ठीक है। लोकसभा स्पीकर एड्रेस हिज और हर रेजिग्नेशन टू whom, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, जी डिप्यूटी स्पीकर को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको हम बजट भी बोलते हैं। कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 112 उसके साथ डील करता है। तो देखिए ये पॉलिटी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इंडिया वाला सेक्शन भी आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना जरूरी है, ठीक है। इंडिया की जीके की नॉलेज भी आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हालांकि मेजर चंक जो है आपका वो HP जीके से यहाँ से पूछा जाता है, पर थोड़ा बहुत आपसे इंडिया का जीके भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, तो ये कब मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को मनाया जाता है। अब देखिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे आप पूछ रहा है, तो यहाँ से आप थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। जो आपका ये B.Ed का एग्जाम है इन्हीं मंथ्स के आसपास होता है, तो इन मंथ के आसपास जितने भी डेज मनाए जाते हैं, ठीक है, अर्थ डे कब होता है, ठीक है, इस तरह से जितने भी डे जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक मनाए जाते हैं, तो उनको तो आप बिल्कुल रटा मार के जाइएगा, क्योंकि इसी दौरान ये आपका एग्जाम भी निकलता है। तो इस दौरान के सारे डेज आपको पता होने चाहिए। तो देखिए जैसे ये भी इंटरनेशनल योगा डे यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है, तो डेज भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यदि आप डेज प्रिपेयर कर सकते हो तो आप अच्छे से इनको भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है ये, शिखर से पुकार, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलेटेड विद डैश, ठीक है। तो शिखर से पुकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म किससे रिलेटेड थी, वाटर कंजर्वेशन से। देखिए ये भी किससे रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 में किससे रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर से रिलेटेड है शिखर से पुकार वाली जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, विच अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कौन सा दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा भी कि जो ये प्राइस वाला है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और यदि आपका बुक्स है अरिहंत की है या फिर लुसेंट की, तो वहाँ पे लास्ट में जो ये दिया होता है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये प्राइस है और जो कप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। अब वेयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड, तो ये कहाँ पे है, भोपाल में। भोपाल कहाँ है, MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं वो भी मध्य प्रदेश में। अब देखिए सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, मतलब इसका डेंसिटी नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है उनकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है। डेंसिटी का मतलब है कि वो घनत्व उनका ज़्यादा कहाँ है, मतलब कहाँ वो ज़्यादा डेंसली है। डेंस मतलब एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक लगे हुए हैं। तो ऐसा कौन सी स्टेट है जहाँ पे उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन नहीं है,
मध्य प्रदेश में क्या है एरिया वाइज की जो फॉरेस्ट एरिया है सबसे ज़्यादा कवर करता है मध्य प्रदेश के जो वन है वो सबसे ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 29 की। लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया रन्स फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी, और इस हाईवे का क्या नाम है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इस हाईवे का नाम है NH44। ठीक है, और कितना कितना ज़्यादा बड़ा है ये आपका 4112 किलोमीटर, 4112 किलोमीटर लंबा है। अब वाई स्काई सीम्स ब्लू, देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे गलत दे दिया है इन्होंने। वाई स्काई स्कीम सीम्स ब्लू, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका जो सही ऑप्शन होगा। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपको डाउट हो रहा है एक बार इंटरनेट पे सर्च करना और वहाँ पे देखना इसको। तो कोई भी क्वेश्चन जिस पे आपको कॉन्ट्रडिक्शन होती है या आपको डाउट होता है उसको एक बार ज़रूर इंटरनेट पे देखना। यदि आपको सही उत्तर मिले तो और मैंने यहाँ पे कुछ गलत बता दिया हो जाता है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी देखना दोस्तों किसी की नहीं होती है। ठीक है, मशीन में भी कुछ ना कुछ एरर रह जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है मेरे पढ़ाते हुए भी कुछ ना कुछ एरर रह जाएं, तो वो एरर समझें कैसे दूर करने हैं। कुछ वो एरर आपके माध्यम से दूर हो सकते हैं ताकि फ्यूचर में जो स्टूडेंट मेरी वीडियोज़ को देखें उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो कि मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ भी है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन को शुरू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है हिंदी वाला सेक्शन। अब देखते हैं हिंदी में यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन नंबर 31 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है। सूर्योदय में कौन सी संधि यूज की गई है, तो देखिए इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्य जमा उदय। ठीक है, सूर्य जमा उदय सूर्योदय। तो ये कौन सी संधि है, स्वर संधि का एक टाइप होता है गुण संधि। ठीक है, तो ये कौन सा है, गुण संधि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुण संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो संधियां जो आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, संधियों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो संधियां, समास, तो कारक, ये कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और अब जब हम इसका एनालिसिस करेंगे इस पूरे इस वाले सेक्शन का, तो उसमें आप देखेंगे भी किस किस पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो आग का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा विपथगा। विपथगा किसका क्या अर्थ होता है, नदी। ठीक है, या फिर सरिता। ठीक है, विपथगा का क्या अर्थ होता है, नदी या फिर सरिता, इसका सही उत्तर होता है। तो निम्न में से कौन सा शब्द कारक कर्म कारक है। अब देखिए कारक क्या होते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा। तो स्लाइड कुछ ये है। ठीक है, वेट अ मिनट, तो ये स्लाइड है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, कारक किस तरह के होते हैं, देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग करना से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर या फिर संबोधन हे अरे ए ओ हाय, ये सब आप एक बार नोट करना अपने पास। अब देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्म कारक आपसे पूछा गया है, शब्द में कर्म कारक कौन सा है। तो इस सेकंड वाले को ध्यान से देखिए, कर्म कारक क्या होता है, को क्या है, कर्म कारक है। अब आपको सेंटेंस में को ढूंढना है, जिस सेंटेंस में को का यूज हुआ होगा वो कर्म कारक होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आप इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अपने पास नोट डाउन करके लिख लीजिए, रख दीजिएगा, इस पूरे को अपने पास नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द कर्म कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ से फल गिरा। ठीक है, इसमें कौन सा यूज हुआ, शब्द से, फल गिरा। आप देखो से जुदाई के अर्थ में यूज हो रहा है ये। देखिए पेड़ से सेब फल गिरा मतलब उससे जुदाई हुई। तो जुदाई के लिए हमने अभी क्या देखा, तो आपादान कारक है। यहाँ पे कौन सा कारक है, आपादान, 5वें नंबर वाला कारक आपादान। यहाँ पे देखेंगे आप से लिखा है, आपादान के साथ से लिखा है। ठीक है, तो आपादान से अलग होने के अर्थ में ये पे कौन सा कारक है, आपादान। ये वाला तो आपादान कारक है। ठीक है, तो दूसरा है मोहन हरि को बुलाया। मोहन नहीं है ये, मैंने हरि को बुलाया। ठीक है, यहाँ पे को का यूज हो रहा है। ठीक है, को किसका एग्जाम्पल है, को है कर्म कारक का एग्जाम्पल। ठीक है, लड़का पेड़ से गिरा, ये भी से जुदाई के अर्थ में है। ठीक है, ये भी आपादान है क्योंकि गिरा वो अलग हुआ पेड़ से। ठीक है, तो ये भी आपादान हो गया, ये भी आपादान हो गया। तो हरि मोहन को रुपए देता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, कर्म कारक है और कर्म कारक में तो हमने देखा था कि को यूज होता है, पर यहाँ तो 2 सेंटेंस है जिसमें को यूज हो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या उत्तर होगा। देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इस डी वाली स्टेटमेंट को, तो ये क्या कह रहा है, हरि मोहन को रुपए देता है। तो जो ये मोहन को रुपए देता है, तो जो ये को है ये संबंध स्थापित कर रहा है मोहन और रुपए, मोहन का संबंध रुपए के साथ स्थापित कर रहा है। कैसे, अब देखिए इस सेंटेंस को ऐसे पढ़िए आप, हरि को रुपए देता है, हरि को रुपए देता है। यदि यह मोहन ना होता
ठीक है। यदि यह मोहन ना होता तो क्या शब्द बनता है? हरि को रुपए देता है, तो ये शब्द क्या होता? कंप्लीट नहीं होता। या फिर हरि मोहन देता है, तब भी शब्द कंप्लीट नहीं होता। हरि मोहन को रुपए देता है, तो मोहन और रुपए के बीच संबंध स्थापित कर रहा है ये को, ठीक है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे संबंध वाला क्या है? यहाँ पे संबंध का क्या एग्जाम्पल होते हैं? का के, की को के, का की के, रा रे री, ठीक है। तो इस तरह का, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? इसको एज एन संबंध वाला ले सकते हैं। तो संबंध कारक है ये कभी ये यहाँ पे कौन सा कर्म कारक नहीं है, ठीक है, क्योंकि संबंध स्थापित कर रहा है। यदि मैं इस वाली की बात करूं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की यदि मैं बात करूं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या? मैंने हरि को बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, मैंने हरि को बुलाया, तो ये ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव कौन से शब्द होते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तद्भव शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये वाले शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको, ठीक। अभी यहाँ देखते हैं आपके क्वेश्चन में। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द, देखो तो सब, यदि मैं तत्सम शब्द की बात करूं तो ये वे संस्कृत के शब्द होते हैं जो ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, जिनका हम ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में यूज करते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं अग्नि संस्कृत में भी अग्नि होती है और हिंदी में भी हम अग्नि ही बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आप कहीं अग्नि बोल रहे हो तो मतलब उसका तत्सम वाला रूप वहां पे आप उस शब्द का यूज कर रहे हो। या फिर जैसे यहाँ पे दिया है चक्षु, संस्कृत में भी चक्षु होता है, यदि आप हिंदी में कहीं चक्षु शब्द का यूज कर रहे हो तो मतलब उस शब्द का आप तत्सम वाला रूप तत्सम वाला शब्द का तत्सम वाला रूप वहां पे यूज कर रहे हो। तत्सम मतलब ज्यों का त्यों, ठीक है। तद्भव मतलब थोड़ा सा आपने मॉडिफाई कर दिया, उस शब्द को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। जैसे अग्नि को हम संस्कृत में हम अग्नि कहते हैं और हिंदी में हम क्या कहते हैं? आग। तो तद्भव मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज किया। जीवा, संस्कृत में भी जीवा ही होता है। हरिद्रा, ये भी संस्कृत में हरिद्रा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तद्भव कौन सा शब्द है? आग, यहाँ पे तद्भव शब्द है। यदि आग का यदि मैं तत्सम आपसे पूछूं तो आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि, इसका तत्सम होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्विगु समास का क्या उदाहरण है जी? अभी द्विगु समास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। द्विगु समास का क्या एग्जांपल है यहाँ पे? सप्ताह, ठीक है, 7 दिनों का समूह सप्ताह, ठीक है। तो इस द्विगु समास किस तरह के होते हैं? इनमें एक नंबरिंग सी होती है। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? नंबरिंग देखने को मिलती है, शब्द में नंबरिंग देखने को मिलती है। जैसे कि पंचानन, 5 है जिसके हाथ, ठीक है, 5 हाथों वाला, तो एक नंबरिंग जहाँ पे आपको किसी शब्द में देखने को मिलेगी। ये सप्ताह, 7 दिनों वाला या 7 दिनों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वो उस टाइप के क्या समास होगा? वो होगा समास, द्विगु समास का एग्जाम्पल होगा वो, ठीक है। तो सप्ताह इसका सही उत्तर है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, गाल बजाना का क्या अर्थ है? गाल बजाना का अर्थ है बढ़ चढ़कर बातें करना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मुहावरे भी देखिए, मुहावरे भी बेसिक से मुहावरे आपको पता होने चाहिए, ये जरूरी है। तो थोड़े से मुहावरे यदि आप देख करके जाएंगे एग्जाम में तो बेटर रहेगा आपके लिए। नील गाय शब्द का समास विग्रह कीजिए। देखिए, समास से एक और क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन हो गया जो समास से पूछा गया है, तो ठीक है। तो नील गाय शब्द का विग्रह क्या होगा? नीली है जो गाय, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नीली है जो गाय। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। सम्मुख शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मुख का होगा विमुख, विमुख होगा, ये ध्यान रखिएगा, उन्मुख नहीं होगा, ठीक है, अधिमुख भी नहीं होगा, तो सम्मुख का क्या होगा? विमुख होगा, ठीक है। वारिद शब्द का प्रायवाची क्या है जी? वारिद किसका प्रायवाची है? बादल का प्रायवाची है वारिद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। तो क्ष, त्र, ज्ञ, तीनों में कौन से व्यंजन है? ठीक है, तो व्यंजन के कौन से प्रकार है ये क्ष, त्र, ज्ञ? ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जो दो वर्ड से मिलके बने होते हैं। देखिए, यदि मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्ष, त्र, ज्ञ को किस तरह से लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो यदि मैं क्ष की बात करूं तो क्ष कैसे लिखा जाता है? क्ष इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ये क में हलंत प्लस पेट कटा शौ। ये क्या बनाता है? ये बनाता है क्ष को। देखना, इनको ध्यान रखना, एक बार कहीं नोट करके रख दीजिएगा अपने पास। अब उसके बाद आती है त्र की बारी आती है। तो त्र क्या होता है? तो में हलंत प्लस रॉ पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं ज्ञ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञ वाला देखना आप किस तरह से लिखते हैं इसको। ये होता है जौ के बाद जो चवर्ग होता है ना, चवर्ग, चौ छ जौ झ,
चवर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है उसका यूज करते हैं हम यहाँ पे। तो पंचम वर्ण कौन सा होता है? चवर्ग का य, इस तरह से। ठीक है, तो ये जितने भी आपको ये तीनों दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप कहीं अपने पास नोट डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि वो कई बार डायरेक्ट इनको पूछता है कि क्ष को कैसे लिखते हैं, त्र को कैसे लिखते हैं और ग्य को कैसे लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि नव युवक में कौन सा समास है, वो क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहा है। तो नव युवक, ये क्या हुआ? नौजवान युवक। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है? नौजवान है जो युवक। ठीक है, तो इसमें आएगा कर्मधारय ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगी आग को और क्या कहते हैं? दावानल भी कहते हैं। ठीक है, दावानल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन नंबर 45 की, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन देते हैं आपको? 4 ऑप्शन देते हैं, चीन, रेगिस्तान, गंगा या फिर राम। देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे हमें किसी की जाति का बोध हो। जैसे कि यदि मैं एक संज्ञा लूँ राम और एक संज्ञा लूँ श्याम। ठीक है, तो राम और श्याम ये क्या कौन सी संज्ञा है? ये कौन सी संज्ञा है आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपकी। ठीक है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि और ये दोनों राम और श्याम ये दोनों है क्या? ये है मानव। ठीक है, ये दोनों क्या? ये मानव है। तो ये मानव क्या चीज है? ये है इसकी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं तो ये नाम जो हो गए वो कौन सी संज्ञा हो गई? जैसे किसी का नाम हो गया, वो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसे कि यहाँ पे राम और श्याम था, पर वो क्या थे एक्चुअली? वो मानव है, तो मानव क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये उनकी ये होगी जाति। सिमिलरली एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हिमालय। ठीक है, हिमालय हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पर्वत, जो पर्वत हो गए वो क्या हो गए? आपके जातिवाचक संज्ञा। हिमालय एक्चुअली हिमालय है क्या? ये नाम है किसका? पर्वत का नाम है ये हिमालय। ठीक है, जो नाम है ये, तो नाम क्या हो गया? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो उनका टाइप है, टाइप मतलब, ठीक है, तो वो क्या हो गए? पर्वत है वो, तो ये पर्वत क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। अब सिमिलरली जैसे आपका यहाँ पे पूछा है अब ये, तो चीन क्या है? ये भी किसी का नाम है। ठीक है, राम भी किसी का नाम है, गंगा भी किसी का नाम है, तो ये तो होंगे ही नहीं। ये कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई? तो यहाँ बचता है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान क्या है? देखिए, जैसे कि थार मरुस्थल है, थार, यदि वो लिखता थार या वो लिखता गोभी डेजर्ट, आपने सुना होगा गोभी। ठीक है, गोभी, थार। ठीक है, या फिर सहारा भी रेगिस्तान है। यदि वो लिखता गोभी, थार या सहारा, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये नाम है किसके? रेगिस्तान के। पर रेगिस्तान है ये सारे क्या है? रेगिस्तान। तो रेगिस्तान क्या होगा? रेगिस्तान हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से मुझे आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जो ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है हमारा एक क्वेश्चन रहता है अभी, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विश्लेषण है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 13। यहाँ पे क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी 13 यहाँ पे इसका विश्लेषण है। तो यदि आपको ये नहीं पता कि सर्वनाम से बना हुआ विश्लेषण, ये विश्लेषण क्या होते हैं, तो एक बार इसको इंटरनेट पर जाइए, वहाँ पर चेक करिए और वहाँ पर आपको अच्छे से इसका नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट सेक्शन क्या आता है? ये आता है आपका इससे रिलेटेड, ये आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ से क्या छांटने हैं आपने? इसके उत्तर छांटने हैं। ठीक है, तो इस उत्तर छांटने हैं, तो ये मैं क्या करता हूँ, ये आप ही के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, ये आपको खुद से छांटने हैं ये। ठीक है, और इसके उत्तर आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 49 का सही उत्तर हो जाएगा डी। और 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 50 का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? हिंदी वाला सेक्शन हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इंग्लिश वाले सेक्शन की ओर। तो देखिए, इंग्लिश वाले सेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक मैं क्या करता था, मैं स्वरन और कंपटीशन ऐसे ये 2 बुक्स आती हैं, इसके अलावा भी बुक्स आती है मार्केट में, तो इन दोनों बुक्स से मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर के उठाता हूँ। स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं इंग्लिश वाले सेक्शन की। ठीक है, इसके अलावा सभी सेक्शंस को मैं खुद से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पर इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरी कमांड इंग्लिश पे अभी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करता हूँ
और जहाँ पे मुझे दोनों क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि दोनों में आंसर दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके, जहाँ मेरे को दोनों में डिफरेंस नज़र आता है जिनके आंसर्स में, फिर मैं उनको खुद से सर्च करता हूँ और वहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ पे गलतियाँ हुई होती है। तो इस वाले में क्या है कि जो कॉम्पिटिशन एच सीरीज़ है उसका मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, स्वरण की बुक से ही जो इसमें आंसर दिए हैं आपको वही बता रहा हूँ। तो कुछ ऐसा इसमें हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन इसमें बीच में गलत हो सकते हैं, ठीक है। पर मोस्टली 2020 में मैंने देखा है कि बहुत कम गलतियां हैं इसमें, स्वरण वाले जो बुक है 2000 स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ सिर्फ 2020 की, इसके अलावा बहुत गलतियां हैं, 15 में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, 16 में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली सिर्फ 2020 की बात कर रहा हूँ, इसमें कम गलतियां हैं कंपेरेटिवली टू अदर क्वेश्चन पेपर्स। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसी से जो इसकी आंसर की है, इसी के आंसर की से आपको आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यदि किसी की इंग्लिश में अच्छी कमांड है, मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसकी इंग्लिश में अच्छी कमांड है और उनको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा भी आपको डाउट आता है कि हाँ ये गलत हो सकता है मेरा, या फिर ये गलत, इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो नीचे। मैं क्या करूँगा फ्यूचर में, यदि कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत होता है मैं उसको पिन कर दूंगा। तो पिन वाला सेक्शन आप रेगुलरली चेक करते रहिए, जितनी भी आप वीडियोस मेरी देखते हैं उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइए, उसमें पिन वाला सेक्शन देखिए। पिन मैंने कोई कमेंट पिन तो नहीं किया है, यदि वहाँ कमेंट पिन है तो उसमें मतलब कोई करेक्शन हमारी वीडियो में रहती है तो वहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं खुद से भी वहाँ पे कमेंट करता हूँ, तो कमेंट वाला सेक्शन थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं कि क्या कहीं कोई गलती तो नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। तो देखिए, द नाइट एडोर्ड हिज, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन क्या है, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देर इज एनी ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो द नाइट एडोर्ड हिज, क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मॉर्टल फ्योर ऑफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्योर ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, आई रिग्रेट्स टू इन्फॉर्म यू दैट यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड। अभी देखिए ये एक्चुअली ये क्या है, ABCD, ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है ये एक्चुअली, ठीक है। जैसे आई रिग्रेट्स टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, तो आपको इन सभी, ये एक्चुअली एक पूरा सेंटेंस इसमें बताना है कि आप एरर कहाँ है। देखिए ऑप्शन ए में ही नज़र एरर आ रही है, आई रिग्रेट्स, ठीक है। रिग्रेट्स नहीं होगा यहाँ पे, आई रिग्रेट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या होगा, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड, ठीक है। करेक्ट वर्ड सिलेक्ट करना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है, ठीक है, इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये इसकी सही स्पेलिंग जो साथ में लिखी है, ठीक है, AGRESSIVE, एग्रेसिव, ठीक है। एग्रेसिव की क्या सही स्पेलिंग है ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाली स्पेलिंग किसी भी ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 53 है ये इसमें गलत है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ओर से ठीक रिसर्च करके ही आपको आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पर फिर भी हो सकता है इस वाले सेक्शन में कोई मिस्टेक मुझसे भी हो जाए, तो उसके लिए आप कमेंट करना। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने डिटेक्ट किया, तो इसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, ऑप्शन ही नहीं प्रोवाइड करवा रहा है, तो एग्रेसिव की स्पेलिंग ये होती है। तो थोड़ी स्पेलिंग भी कई बार वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है स्पेलिंग्स पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आई डिड नॉट माइंड ही हैज़ only through his hat, he has only through his hat, give meaning of दिस फ्रेज, ठीक है। इस फ्रेज है, ये एक्चुअली फ्रेज है, इस फ्रेज का मीनिंग बताना है आपको। तो इसका सही मीनिंग क्या जाएगा, टॉकिंग इग्नोरेंटली, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ही सॉ मी बाय चांस एंड डैश द कार एंड स्टॉप्ड द कार, ठीक है। देखिए सॉ का यूज़ किया इसने, ठीक है, मतलब सॉ का मतलब सेकंड फॉर्म का यूज़ किया इसने, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, पास्ट वाले टेंस में यूज़ होती है, तो स्टॉप्ड आएगा, यहाँ पे स्टॉप नहीं आएगा, स्टॉप्ड आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूँ मैं, यदि ए पर्सन हु डज बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान पे विश्वास रखता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, आस्तिक कहते हैं उसको, आस्तिक, जो भगवान में आस्था रखता हो, ठीक है। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एथीस्ट है ना, एथीस्ट ये क्या है, एथीस्ट होता है नास्तिक, नास्तिक ध्यान रखना, एथीस्ट क्या होता है, नास्तिक, और थीस्ट होता है आस्तिक, थीस्ट, THEISTS, ठीक है। तो ये थीस्ट, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थीस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। एथीस्ट क्या होता है, नास्तिक। ये क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन हु डज बिलीव इन द एग्जिस्टेंस, जो भगवान में विश्वास रखता हो उसको हम आस्तिक कहते हैं, और आस्तिक होता है थीस्ट, ठीक है। तो एथीस्ट क्या होता है, नास्तिक होता है। अब बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन इसमें क्या था, गलत था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, सिलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का प्रॉपर प्रीफिक्स आपने चूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इनह्यूमन,
ठीक है। ऑप्शन नंबर 58, फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। फाइंड आउट द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड गिवन। अभी यहाँ पे क्या दिया है, आपको वर्ड ही नहीं दिया है, कौन से वर्ड का निकालना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, गलत है यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स। ऑक्स का क्या होता है प्लूरल, ऑक्सन, OXEN, ठीक है। नो शी इज नॉट हेयर, शी डैश जस्ट डैश आउट, ठीक है। नो शी इज नॉट हेयर, शी हैज जस्ट गॉन आउट। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का है, आई हैव बीन इल डैश लास्ट संडे सिंस लास्ट संडे। क्वेश्चन नंबर 61 का क्या हो जाएगा, A। 62 का, वेट अ मिनट, 62 का क्या हो जाएगा, इट certainly is attractive but it is value lyle, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। द शेफर्ड वॉज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शीप, फॉल्क ऑफ शीप। फॉल्क क्या होता है, फॉल्क होता है झुंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। तो यहाँ पे भी देखा आपने 2-3 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि यही कहना है मेरा बार बार कि जो ये बुक्स हैं जो आपको बीएड के लिए एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कराती है, इनमें काफ़ी मिस्टेक है। तो उन्हीं मिस्टेक को करेक्ट करना हमारा पर्पज़ है इन वीडियो का, यही पर्पज़ है दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट जो देता है ये आपको पैराग्राफ दे रहा है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपने क्या छांटने हैं, उत्तर छांटने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसने उत्तर यहाँ पे प्रोवाइड करवाया अपनी आंसर की में, वो क्या है, वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहे होंगे, जहाँ जहाँ मैंने टिक मारे हैं, ये वही उत्तर है। आप क्या कर सकते हैं, इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं खुद से, इसको पढ़ के एक बार, और उसके बाद क्रॉस चेक कर सकते हैं उनको। एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी पैराग्राफ को सॉल्व कर रहे हो, तो ये बच्चों वाले पैराग्राफ नहीं होते जैसे हम सोचते हैं कि पैराग्राफ बहुत ईजी है, ये हो जाएंगे, हमने तो 5वीं 6वीं में भी किए हैं। दोस्तों ऐसे ये नहीं होते हैं। बेसिकली क्या करना होता है, इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आपको पहले पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ऐसा मत सोचिए, हो सकता है जो आपसे क्वेश्चन पूछा हो, हम बचपन में क्या करते थे, हम यहाँ देखते थे कि हाँ भाई ये पूछता है, हाउ डिड न्यू यंग नेबर स्पेंड हर डेज। अब देखना है कि वो कैसे स्पेंड करता था। देखिए वो कैसे स्पेंड करता था, उसके बारे में हो सकता है यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में भी बताया हो सकता है सेकंड पैराग्राफ में भी बताया हो, थर्ड पैराग्राफ में बताया हो। हम क्या करते हैं, यहाँ से ढूंढना शुरू करते हैं, नेबर ढूंढो भाई, नेबर वर्ड कहाँ आ रहा है, फिर नेबर से हम ढूंढना शुरू करेंगे। फिर इस तरह से नहीं करना है। वही आंसर आपको क्या हो सकता है, नेबर कैसे रहते थे उसके बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में बताया हो सकता है, सेकंड में भी सेम बताया हो सकता है, और थर्ड में भी बताया हो सकता है। पर जो थर्ड वाला है वो हो सकता है मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है, या फिर होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। तो एक बार हमेशा ही पूरा पैराग्राफ पढ़ना, उसके बाद ही आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जब भी आप पेपर में सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा जो फर्स्ट पार्ट 1 का था, उसका ये कंप्लीट हमने वीडियोस देख ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक एनालिसिस देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से पोर्शन हिंदी से क्या पूछ रहा है वो, ठीक है, जीके से क्या क्या पूछ रहा है, और इंग्लिश से क्या क्या पूछ रहा है, कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम वो वाला पोर्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसका। सबसे पहले देखते हैं एनालिसिस ऑफ हिंदी का एनालिसिस देखते हैं। हिंदी वाला सेक्शन था, आपसे पूछा गया था हिंदी वाले सेक्शन में क्या क्या था। सॉरी, हिंदी यहाँ थोड़ा गलती से टाइप हो गया है, हिंदी नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, जनरल नॉलेज होगा, एनालिसिस ऑफ जनरल नॉलेज होगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आपसे 2020 में क्या क्या पूछा गया था। HPGK से आपसे 13 प्रश्न HPGK से पूछे गए थे, और 7 प्रश्न पूछे गए थे इंडियन जीके से, ठीक है। और जनरल साइंस से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अवार्ड से, देखिए अवार्ड से 1 प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट डे से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, स्पोर्ट्स कप से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और बुक्स एंड ऑथर से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से आपसे ये जो क्वेश्चन पूछे गए, इस मेजर चंक देखिए आप HPG के 13 प्रश्न और इंडियन जी के 7 प्रश्न। तो ये देखिए आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि ये 2 पोर्शन कितने इंपॉर्टेंट है, और साथ में करंट अफेयर 4 प्रश्न, ठीक है, इस तरह से। तो लगभग यही पैटर्न इनका रहता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न ये HP से ही पूछते हैं, लगभग 13-14 इतना एवरेज रहता है, 12 से लेकर 15 के बीच का एवरेज रहता है इनका। HP से पूछेंगे, उसके बाद 6 से 7 प्रश्न ये भारत से रिलेटेड पूछेंगे, उसके बाद जनरल साइंस से 2 प्रश्न, मतलब 2 प्रश्न पक्का से पक्का आपको जनरल साइंस से देखने को मिलेंगे। फिर करंट अफेयर से 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे, फिर अदर जो नीचे लिखा गया है। अब देखिए जहाँ पे मैं डैश मार रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रश्न इनसे, ये टॉपिक्स जो हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये वही टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आपसे पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक क्या है, सारे के सारे टॉपिक्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी को टॉपिक्स को आपको अच्छे से एक बार देख करके जाना है। अच्छा, यदि मैं बात करूं
ओके, थोड़ा सा आगे यदि मैं बात करूँ अब, ओके, तो अब मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में आप देख सकते हो स्वर और व्यंजन से एक प्रश्न पूछा गया, तत्सम तद्भव देशज विदेशज से एक प्रश्न पूछा गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे एक प्रश्न, और विलोम शब्द से एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रायवाची से आपसे 2 प्रश्न पूछे गए, संधि से एक प्रश्न था, और मुहावरे से एक प्रश्न था, और यहाँ देखिए समास से आपसे 3 प्रश्न पूछे गए, संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड 2 प्रश्न थे, और कारक से रिलेटेड एक प्रश्न था। ठीक है, तो इस तरह से आपसे ये प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हो जो समास है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ प्रायवाची आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन पूछता है, तो कई बार क्या हो जाता है, कई बार समास से ज़्यादा प्रश्न पूछ लेता है, कई बार संधि से ज़्यादा प्रश्न पूछ लेता है, कई बार तत्सम तद्भव देशज विदेशज से ज़्यादा प्रश्न पूछ लेता है। तो इसमें आप इसको मतलब इतना अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी साल में ये कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा। तो सारे के सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी यहाँ टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे। तो ये था आपका हिंदी वाला एनालिसिस। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, थोड़ी सी यदि मैं बात करूं तो इंग्लिश वाले में क्या रहता है, तो एरर फाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रेपोजिशन से सिनोनियम, एंटोनियम, आर्टिकल, सफिक्स, टेंसेस, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, इस तरह से आपसे काफ़ी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये इंग्लिश वाले सेक्शन में कुछ एक चीज़ों पर आपको फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको 2016 दिख रहा होगा, ये 2016 नहीं है, 2020 का है। ठीक है, 2020 का है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में फोकस करने की ज़रूरत है। तो आई होप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ यहाँ पे आ रहा होगा, और क्या, और ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है, ये आपको मैं बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी हो जाता है कई बार ये, क्योंकि ये इसमें काफ़ी वेरिएशंस ऐसी है, जैसे कमीशन से रिलेटेड हो गया, तो आपको एकदम एक्यूरेट आंसर कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे भी काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। तो हो जाता है कई बार, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो आप भी उसके ऊपर सर्च कीजिए, मैं भी सर्च करूँगा, आप मुझे कमेंट कीजिए। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कमेंट सेक्शन मेरा हमेशा चेक करते रहना आपने, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहूँगा। जो यदि मेरे से कोई पढ़ाने में कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो वहाँ पे होगा, वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि हमने एक क्वेश्चन को यहाँ पे शायद हमने सॉल्व नहीं किया है। वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन जीके वाले सेक्शन में मुझे लग रहा है कि हमने एक क्वेश्चन को स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 27 को मुझे लग रहा है कि हमने स्किप कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे, नहीं, हमने कवर कर रखा है हमने इसको। ठीक है, कर रखा है। ओके, तो हमने सभी क्वेश्चन यहाँ पे लगभग कवर कर दिए हैं। तो आई होप आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। तो आप क्या कीजिए, और भी दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी नीचे गिवन है, वहाँ पे आप मुझसे, यदि कोई आपकी क्वेरीज हैं, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।